हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में। तो जरा साइड में चलने वाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपने अक्सर मच्छर को या किसी स्पाइडर को आपने देखा होगा पानी के ऊपर चलते हुए। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारा जो मच्छर है, हमारी जो मकड़ी है, वो पानी के अंदर डूबती नहीं है? दोस्तों, जरा साइड में चलने वाली दूसरी वीडियो को भी देखिए। कभी आपने सोचा है हमारी जो पानी की बूंद है वो हमेशा गोलाकार क्यों होती है? आप पर जो बारिश की बूंदें ऊपर से गिर रही है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी उनकी जो आकृति है वो हमेशा गोलाकार ही है। दोस्तों, आप बचपन के अंदर सोप बबल के साथ भी खेले होंगे। तो कभी आपने सोचा है कि हमारे जो साबुन के जो बुलबुले हैं, उनका आकार भी हमेशा लगभग गोलाकार ही क्यों होता है? तो इन सभी के पीछे एक ही चीज वर्क करती है, वो है हमारा सरफेस टेंशन। तो इसको हम थोड़ा-सा डिटेल के अंदर समझते हैं कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे अपनी वाटर ड्रॉप है, चाहे अपना सोप बबल है, उसकी आकार है गोलाकार ही होती है। दूसरी हमारा जो मच्छर है, हमारी जो मकड़ी है, वो पानी के ऊपर आसानी से तैर लेती है, पानी के ऊपर डूबती नहीं। इन दोनों को ही समझ दोस्तों, अगर हमें सरफेस टेंशन को समझना है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो लिक्विड है, उसकी प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है। देखिए, यहाँ पर हम लिक्विड को जो देख रहे हैं, वो एक लेयर के फॉर्म में देख रहे हैं। परंतु वो लेयर है क्या? वो लेयर एक्चुअल में है हमारे एटम्स की, क्योंकि हमारा कोई भी लिक्विड है वो किसी न किसी मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, है ना? तो यहाँ जो लेयर आप देख रहे हो वो बनी है किसी न किसी एटम की। और ये एटम आपस में क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि एक एटम दूसरे एटम पर एक फ़ोर्स लगाता है। उस अट्रैक्शन फ़ोर्स की वजह से ही हमारे जो एटम्स हैं वो आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक एटम है, वो अपने नज़दीक में जितने भी एटम्स हैं, उनके ऊपर एक अट्रैक्शन का फ़ोर्स लगाता है और इसी अट्रैक्शन के फ़ोर्स की वजह से ये सारा जो मॉलिक्यूल्स है, वो आपस में जुड़े रहते हैं और इसी कारण हमारा जो ये सिस्टम है, वो साम्यावस्था की स्थिति में रहता है। परंतु अब ज़रा सोच के देखिए, जो एटम्स हमारे इस लिक्विड की सरफेस के नज़दीक होते हैं, यानी कि यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उन पर जो लगने वाला जो फ़ोर्स होता है, वो किस तरह से वर्क करता है? तो देखिए, यहाँ पर एक फ़ोर्स तो इसकी वजह से लगा, एक फ़ोर्स लगा यहाँ, एक लगा यहाँ, एक लगा यहाँ, परंतु ऊपर की तरफ से कोई फ़ोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई लेयर ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ लगने वाला जो फ़ोर्स है, वो ज़्यादा है ऊपर की कंपैरिज़न के अंदर। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो सरफेस के नज़दीक जो एटम होगा, उनके ऊपर जो चारों तरफ मौजूद जो एटम्स होंगे, वो एक फ़ोर्स लगाएँगे। तो देखिए, फ़ोर्स की डायरेक्शन होगी हमारी ये, ठीक है? तो इन सभी फ़ोर्स की वजह से ज़रा मुझे बताइए, हमारा जो रिजल्टेंट फ़ोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा? आप कहेंगे भई रिजल्टेंट हमारा जो फ़ोर्स लगेगा वो देखिए इन दोनों फ़ोर्स की वजह से रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों फ़ोर्स की वजह से रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ रिजल्टेंट अपना इस डायरेक्शन में आएगा। और दोस्तों, शेप किस तरह से चेंज होगी? इसको अगर हमें समझना है तो हम देखते हैं किनारे वाले एटम। मान लेते हैं हमारा जो भी ये लिक्विड भरा है, उसका किनारा यहाँ पर है और किनारे पर जो एटम्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, है ना? तो यहाँ पर किनारे वाले एटम्स पे बताइए फ़ोर्स किस तरह से लगेंगे? तो आप कहेंगे भई ये किनारे वाला जो एटम्स है उस पर एक फ़ोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और एक फ़ोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और एक यहाँ वाला जो एटम है वो लगाएगा इस डायरेक्शन में फ़ोर्स। ठीक है? तो यहाँ पर ये 3 फ़ोर्स एक डायरेक्शन में लगने की वजह से यहाँ ऊपर की तरफ तो कोई फ़ोर्स लग नहीं रहा है। तो यहाँ पर नेट जो फ़ोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? आप कहेंगे इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसी वजह से हमारा जो लिक्विड होता है वो किनारों से इस तरह से गोल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो रिजल्टेंट जो फ़ोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो दोस्तों, इसी रिजल्टेंट फ़ोर्स की वजह से हमारी जो वाटर ड्रॉप है वो गोल हो जाती है ना? इसको थोड़ा-सा मैं और समझाता हूँ। दोस्तों, आप में से कुछ कहेंगे कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो? तो मान लेते हैं कि हमारी कोई भी वाटर ड्रॉप है, जिसको हम किसी स्क्वायर फॉर्म के अंदर मानते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो वाटर ड्रॉप है, वो गोल ही क्यों हो जाती है? तो देखिए, यहाँ पर जो किनारे वाला जो एटम होगा, उस पर कौन-कौन फ़ोर्स लगाएगा? आप कहेंगे भई उसके नज़दीक वाला ये वाला एटम फ़ोर्स लगाएगा, एक ये वाला एटम फ़ोर्स लगाएगा और ये एक फ़ोर्स यहाँ से लगेगा। तो हमारा जो किनारे वाला जो एटम है, उसके ऊपर जो नेट जो फ़ोर्स लगेगा वो कौन-सी डायरेक्शन में लगेगा? आप कहेंगे इस डायरेक्शन में लगेगा। इसी प्रकार से हमारा इधर वाली तरफ जो किनारे पर जो एटम मौजूद है, उस पर कौन-सी डायरेक्शन में फ़ोर्स लगेगा? आप कहोगे इधर, एक लगेगा इधर, एक लगेगा इधर। तो रिजल्टेंट फ़ोर्स कौन-सी डायरेक्शन में है? आप कहोगे इस डायरेक्शन में। इसी प्रकार से ये जो किनारा है, इस पर फ़ोर्स कौन-सी डायरेक्शन में लगेगा? आप कहोगे इन डायरेक्शन में लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ जो एटम्स है, उस पे लगेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल क्या होगा, सारे के सारे फ़ोर्स लग रहे हैं हमारे इसी डायरेक्शन में। तो सभी फ़ोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो सिमेट्रिक की कंडीशन कौन-सी होती है? गोलाकार अवस्था, ठीक है? तो इसी वजह से जब भी कोई वाटर ड्रॉप होती है, वो खुद को अपने आप गोलाकार अवस्था में ले आती है, ताकि वो एक स्थायी अवस्था के अंदर आ पाए। तो दोस्तों, किसी भी लिक्विड की जो सरफेस होती है, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कि हमारी जो सरफेस है वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया कवर करना चाहिए।
इसी वजह से हमारा जो स्फीयर है वो एक स्फीयर में कन्वर्ट होने का प्रयास करेगा। ठीक है? तो आप कहेंगे सर इसके अलावा कोई और रीज़न है क्या? बिल्कुल है। देखिए, हमारा कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर जब भी कोई फ़ोर्स लगेगा, उस फ़ोर्स की वजह से एक वर्क डन होगा और उस वर्क डन की वजह से उस सिस्टम के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना? बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। यहाँ पर हमारे एटम्स वो एक-दूसरे पर यहाँ फ़ोर्स लगाएँगे, तो इस फ़ोर्स की वजह से यहाँ कुछ ना कुछ तो वर्क डन हो रहा है। तो इस वर्क डन की वजह से एनर्जी स्टोर है। तो अब ज़रा मुझे बताओ, एक तो हमारे पास में कोई एक स्फीयर है और एक हमारे पास स्फीयर है। दोनों में से किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी? तो हम कहेंगे कि भई हमारा जो स्फीयर है, यानी वर्ग जो है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो हाई होगी। किसके कंपैरिज़न में? अपने स्फीयर के कंपैरिज़न में, यानी कि गोले के कंपैरिज़न में। पोटेंशियल एनर्जी है, वो लो है। आप ही ज़रा मुझे बताओ कि कौन-से सिस्टम को बाँधे रखना ज़्यादा आसान है? जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है या जिसकी पोटेंशियल एनर्जी लो है? तो हम कहेंगे जिसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होती है, वो सिस्टम को बाँधे रखना ज़्यादा आसान है। तो इसी वजह से एक दूसरा रीज़न भी अपने पास में आ गया कि हमारा जो गोला है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो कम होती है। किसकी तुलना में? किसी भी वर्ग के स्फीयर के कंपैरिज़न में। इसी कारण से हमारा जो सिस्टम है, वो हमेशा गोलाकार अवस्था में बनी रहने और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किसके कारण हो रही है? तो हम कहेंगे कि भई यहाँ हमारा जो कोई भी गोला है, उसके ऊपर जो एटम मौजूद है, वो एक-दूसरे के ऊपर फ़ोर्स लगाएँगे और इसी फ़ोर्स की वजह से हमारे जो सिस्टम के अंदर एक वर्क डन होगा। उसी वर्क डन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। आप कहेंगे सर वर्क डन तो हमारा होता है एप्लाइड फ़ोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हमारे एटम्स वो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। हमारा जो किनारे वाला एटम है, वो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहता हूँ आपको। दोस्तों अभी हमारे सामने एक वीडियो चल रही है। इसके अंदर हमारे पास में कोई एक शॉक फ़िल्म है, ठीक है? इस शॉक फ़िल्म के अंदर जैसे ही हम बीच में कोई भी एक डोरी वगैरह डालकर उसके बीच का जो एरिया है उसको हम ख़त्म करते हैं, तो आप देख रहे हैं हमारी जो डोरी है वो अपने आप एक स्फेरिकल शेप के अंदर आ जाती है। और इस स्फेरिकल शेप में ये क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो शॉक फ़िल्म है, इसके अंदर जितने भी जो एटम्स हैं वो इस पर एक फ़ोर्स लगा रहे हैं और उस फ़ोर्स की वजह से यहाँ पर सिमेट्रिक कंडीशन कौन-सी होगी? जब चारों तरफ से जो लगने वाला जो फ़ोर्स है वो इक्वल हो। जब हमारी जो बॉडी है वो एक स्फेरिकल शेप के अंदर हो या एक सर्कल की फॉर्म के अंदर। क्या आप कंपेयर करके बताओ, हमारे पास में कोई एक वर्ग है और एक सर्किल है। दोनों में से कौन-सी कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो चारों तरफ जो लगने वाले फ़ोर्स है वो सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर होंगे? सिमेट्रिक फॉर्म कौन-सा होगा? यानी चारों तरफ इसकी बॉडी पर लगने वाले फ़ोर्स है वो इक्वल होंगे। तो आप कहेंगे जो हमारा सर्कल है, उसी पर ही हम चारों तरफ से एक समान बल है वो लगा सकते हैं, है ना? इसी कारण इस फ़िल्म में आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा जो डोरी है वो अपने आप एक सर्कल की फॉर्म में आ जाता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि चलो ठीक है सर, हम आपकी बात से सहमत हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा एक गोलाकार अवस्था में बने रहने का प्रयास करता है, क्योंकि उस पर एक सरफेस टेंशन लग रहा होता है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती है। तो सरफेस टेंशन है, उसकी वैल्यू क्या है? उसको किस तरह से फाइंड करेंगे? है ना? तो इसके लिए भी हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। देखिए, हमारे पास में कोई एक वायर का सिस्टम है, जिसमें सी शेप के अंदर जो व्हाइट कलर के अंदर जो वायर का हिस्सा देख रहे हो, वो स्थिर है, कहीं मूव नहीं कर सकता। जबकि ग्रीन कलर वाला जो वायर का हिस्सा है, वो लेफ्ट और राइट साइड के अंदर मूव करने के लिए फ्री है। अब दोस्तों इस फ्रेम को हम किसी साबुन के पानी में से डुबोकर बाहर निकालें, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये एक सॉफ्ट फिल्म की फॉर्म के अंदर आ जाता है ना? आप ये प्रयोग घर पे भी करके देख सकते हो और वरना इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर हम अलग से अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर ये सो फ़िल्म है हमारे इस वायर के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लगाएगी, लगाएगी ना? क्योंकि यहाँ पर हमारा सरफेस टेंशन लग रहा है। सरफेस पे जो मौजूद जो एटम्स हैं, वो यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर रिजल्टेंट फ़ोर्स लगाएँगे। अब सारे के सारे एटम जब इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रहे हैं, तो उस वज़ह से क्या होगा, हमारा जो ग्रीन जो वायर है, वो लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू कर देगा। तो मान लेते हैं हमारे इस वायर की जो लेंथ है, वो है L। ठीक है? और इस वायर के ऊपर हमारा जो ये शो फ़िल्म है, उसकी वजह से जो लगने वाला जो फ़ोर्स है, वो हम मान लेते हैं F। तो यहाँ पर जो टेंशन फ़ोर्स है, वो किसके बराबर होगा? तो टेंशन फ़ोर्स को हम T से डिनोट करते हैं और ये किसके बराबर होता है? किसी भी वायर की पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो लगने वाला जो फ़ोर्स है, उसी फ़ोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन फ़ोर्स बोलते हैं। ठीक है? तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारा जो फ़ोर्स है वो पर यूनिट जो लेंथ है उस पे लगने वाला जो फ़ोर्स है, ठीक है? और यहाँ पर एल क्या है? हमारी वो लेंथ जिसके ऊपर हमारा फ़ोर्स है वो लग रहा है, ठीक है? और टी क्या दिखा रहा है? हमारा सरफेस टेंशन। अब आप कहेंगे चलो मान लिए हमारा जो सरफेस टेंशन है वो तो होता है T इक्वल्स टू F/L, परंतु हमारा जो वर्क डन है वो क्या होगा? तो
दोस्तों हम जानते हैं वर्क डन है वो बराबर होता है वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जहाँ पर हमारा डी आर वेक्टर क्या मेंशन कर रहा है, हमारे द्वारा जो लिया गया जो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हमारा जो वायर है वो इस डायरेक्शन में ले रहा है और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं डी एक्स है, तो यहाँ डी आर की जगह डी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज और बताइए, क्या यहाँ पर हमारा जो फोर्स है वो कोई एंगल पे लग रहा है क्या? तो हमेशा याद रखिएगा हमारा जो टेंशन फोर्स है, हमारा जो वायर है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है यहाँ, उसके एंगल जो बन रहा है ना वो यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो कि हमारे द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर जो क्या कहते हैं अप्लाइड फोर्स है, दोनों के मध्य कितना एंगल है, 0 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। और cos 0 की वैल्यू 1 आती है, तो आप कहेंगे यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा एफ डी एक्स के बराबर आ जाएगा। अब एफ की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमारा एफ है वो बराबर आ गया टी एल के, आ गया ना। तो इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारा जो वर्क है वो बराबर आ जाएगा टी एल डी एक्स के बराबर। तो देखिए दोस्तों हमारा जो एल डी एक्स है वो क्या शो कर रहा है, तो देखिए स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो वायर है वो यहाँ मौजूद था, अब उस पे एफ फोर्स लग रहा है, उस एफ फोर्स की वजह से हमारा जो वायर है वो मूव करके आगे यहाँ आ जाता है, यानी कि हमारे द्वारा जो ये वायर है उसने कितना एरिया कवर किया है, तो हम कहेंगे इतना एरिया कवर कर रहा है ना, इतना ही तो एरिया उसने ट्रेवल किया है, जिसमें इसकी लेंथ एल है और अपनी विड्थ डी एक्स है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा जो वायर है उसके ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रहा है, उस टेंशन फोर्स की वजह से हमारा वायर है वो डी ए एरिया कवर कर रहा है। दोस्तों यहाँ डब्ल्यू की जगह डी डब्ल्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा तो समझने में आसानी हो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए अगर हमारा जो वायर है वो डिस्प्लेसमेंट डी एक्स ले रहा है, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो मान लेते हैं डी डब्ल्यू है। जब हमारा वायर है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट लेगा, तो हमारा जो वर्क डन है वो हम डब्ल्यू से रिप्लेस कर देंगे, है ना। कई बार क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर हम डी डब्ल्यू को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट और अपने पास में आ गया, जो टेंशन फोर्स है वो किसके बराबर होगा, डी डब्ल्यू बाई डी ए, यानी कि पर यूनिट एरिया के ऊपर जो वर्क डन किया गया है उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक और स्पेशल केस हम स्टडी करते हैं। दोस्तों जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई सिलेंडर मान लीजिए या फिर कोई पाइप मान लीजिए किसी लिक्विड की सरफेस पे तैर रहा है, तो क्या उस कंडीशन के अंदर हमारा जो लिक्विड है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, जहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके द्रव्यमान की वजह से कुछ वहाँ से बेंड हो जाएगा, यहाँ से आप देख पा रहे हो बेंड हो जाएगा। तो क्या हमारा जो टेंशन फोर्स है वो भी इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा ना। अब टेंशन फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो वो लेंथ के परपेंडिकुलर ही, परंतु उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले कौन सी डायरेक्शन में लग रहा था, एफ इस डायरेक्शन में लग रहा था, परंतु अब कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और ये एंगल कितना बना रहा है, मान लेते हैं यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल है, ठीक है। और लगने वाला जो फोर्स है वो मान लेते हैं एफ फोर्स है। तो इसकी जो यूनिट लेंथ है उस पे जो लगने वाला फोर्स अगर एफ है, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स किसके बराबर होगा, एफ बाई एल के बराबर होगा, है ना। तो एफ की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, टी एल के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू टी एल है, तो यहाँ पर साम्यावस्था की स्थिति में इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर अपर साइड में कितना फोर्स लगेगा, तो आप कहेंगे अपर साइड के अंदर जो लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा हो जाएगा, देखिए 2f कोस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक कंपोनेंट अपना आएगा इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा और एक कंपोनेंट अपना आएगा इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। तो इसे हम साम्यावस्था की स्थिति में क्या लिखेंगे, 2f कोस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ नीचे की तरफ कितना लग रहा है, mg लग रहा है, mg के बराबर करते हैं, ठीक है। और f की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पर, tl है ना, 2tl कोस थीटा इक्वल्स टू mg, ठीक है। अगर आपसे एंगल पूछा जाए किसी क्वेश्चन में तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल की बात करें तो कोस थीटा इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा mg अपॉन 2tl के बराबर। तो थीटा हमारा आ जाएगा कोस इनवर्स mg अपॉन 2tl, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में टेंशन फोर्स के बारे में पूछा हो तो हम टेंशन फोर्स भी बता सकते हैं, mg अपॉन 2l कोस थीटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हमसे क्या पूछा गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।